नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब ये लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ती हुई 17 मई तक लॉकडाउन 2 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी रहेगा और इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ ग्रीन और ऑरेंज जोन को राहत कुछ शर्तों के साथ जरूर दी गई है। देश में 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा और ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट जरूर हासिल होगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की इस अवधि को 2 सप्ताह यानी कि 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो लॉकडाउन का तीसरा चरण जो है वो 4 मई से शुरू होगा, लेकिन इसकी बड़ी बातों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन जो है वो बढ़ जाएगा। देश भर में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेंगे। 3 मई को खत्म हो रहा था लॉकडाउन 2 यानी कि दूसरा फेज, लेकिन अब तीसरे फेज के लिए 17 मई तक इंतजार। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान इस दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे। 17 मई तक रेल और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था। 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक लॉकडाउन 2 और अब ये लॉकडाउन 3 4 मई से शुरू होगा। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत जरूर दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बस की अनुमति जो है वो लोगों को हासिल हुई है, यानी कि ये राहत लोगों को जरूर मिलती हुई नजर आएगी। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। पटना के एनएमसीएच में मरीज की मौत हुई है और इस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से जान जाने वाली संख्या 3 हो चुकी है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और कुल संख्या कोरोना पॉजिटिव की बिहार में अब 466 पहुंच गई है। 3 लोगों ने अपनी जान इस संक्रमण की वजह से गंवाई है। राज्य में आज की अगर बात करें तो 41 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और अब यह संख्या 466 तक पहुंच गई है। तो 54 साल के मरीज का पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था। पिछले 1 साल से गले के कैंसर से पीड़ित मरीज को सांस लेने की तकलीफ होने पर 26 अप्रैल को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। जब सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा ने मौत की वजह कैंसर को बताया है। नाम रहुला हुसैन करके हैं, जो कि ईस्ट चंपारण के जटवा गांव के बिंजरिया एरिया के हैं। ये 26 तारीख को हम लोग के यहाँ एडमिट हुए थे और ये कैंसर से पिछले 1 साल से सफर कर रहे थे। ऐसे यहाँ ये ठीक ही जा रहे थे। कोरोना से संबंधित इनका कोई विशेष सिम्टम वगैरह नहीं था, लेकिन इनका सडन जो है आज दोपहर में कार्डियक अरेस्ट हो गया। रिवाइव करने का कोशिश किया गया। बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है कि आखिर ये आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। तो इन ग्राफिक्स पर अगर नजर डालिएगा तो 27 अप्रैल को मामले 68 थे, 28 अप्रैल को ये 22 हो जाते हैं, 29 अप्रैल को 37 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है, वहीं 30 अप्रैल को 22 और फिर 1 मई को यानी कि आज 41 मामले दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और छात्र अब अपने घर वापस लौट सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है। बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा गया है।
राज्यों को रेलवे बोर्ड से इसके लिए बात करनी होगी, योजना बनानी होगी और जिसके बाद इनकी घर वापसी जो है या राज्य वापसी संभव है। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लाखों लोग हैं जिनको लेकर के ये केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है। कोटा में बिहार के हजारों छात्र फंसे हुए हैं जो बार बार गुहार भी लगा रहे हैं उनकी वापसी के लिए। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान लेकिन ख्याल जरूर रखना होगा। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को इस बाबत निर्देश भी जारी किए हैं कि वो राज्यों के डिमांड का पता करें। गृह मंत्रालय ने यह बताया कि छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ही ले जाने की इजाजत दी गई है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में बिहार के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और सभी को लाने में ज्यादा ट्रेनों की जरूरत होगी, साथ ही इसमें वक्त भी लगेगा, इसीलिए लोगों को इस दौरान धैर्य रखना चाहिए। जो श्रमिक आएंगे तो उनका रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल करना, स्क्रीनिंग करना और फिर उन लोगों को बसों में बैठाकर और जिलों में भेजना और जिलों से फिर उनको ब्लॉक में। और राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हमारे हैं उन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हमारी सरकार ने। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक हुई है और जिस बैठक में एक एक चीज का विस्तार से चर्चा हुई है। तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे और वहीं पर आने वाले लोगों को 21 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घरों पर भेजा जाएगा। तो इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और मैं केंद्र सरकार का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले तो रिलैक्स किया और अब ट्रेनों से आने के लिए और अनुमति प्रदान की है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जल्द ही बिहार के जो लोग हैं वो वापस बिहार लौट पाएंगे और इसके लिए बिहार सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये झारखंड में शुरू हुआ है, एक अच्छी शुरुआत है। कम से कम भारत सरकार ने इस इनिशिएटिव को माना कि हाँ और बातों को समझा कि हाँ बसेस से लाना बहुत संभव नहीं हो पाएगा। लाख दो मतलब सिर्फ बिहार के लिए 1.5-2 लाख बसेस की आवश्यकता हो तो बाकी राज्यों के लिए तो और चाहिए। तो ये 10-15 लाख बस कहाँ से आएगा, तो उसको तो फिजिबल नहीं होगा। तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से ही इनको कम्युनिकेट कराया जा सकता है। वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि शुरुआती दौर में 2 लाख लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है और स्क्रीनिंग के बाद सभी को 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार में डेडिकेटेड अफसर जहां ज्यादा मजदूर हैं वहां के लिए अलग अलग लगाए गए, वो वहां के स्टेट के कांटेक्ट में है और लाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो लोग आएंगे उनका मैंने बताया कि 11 दिन उनको क्वारंटीन सेंटर में रहना है, वहां उनके रहने खाने का अरेंजमेंट और वहां पे 24 घंटा डॉक्टर वो रहेगा, वहाँ स्क्रीनिंग करेगा, जिसमें ये सिम्टम दिखाई पड़ेगा उनका टेस्ट कराया जाएगा और जब पॉजिटिव होंगे तो उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस मामले पर लॉकडाउन के पहले हफ्ते में सोचना चाहिए था और बिहार सरकार को अब युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जो लगातार मांग करते रहे नेता प्रतिपक्ष पूरा और कई सारे और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल उसमें सर्वोपरि था कि भैया लॉकडाउन के पहले दौर में ही इस पर सोचना चाहिए था। क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं 1 महीने में कोई हालात नहीं बदले हैं, पहले भी कर सकते थे। अब हमारे राज्य के मुखिया को सोचना होगा कि अब किस बात का विलंब। 96 घंटे हमने पिछले आदेश के बाद गवाए, कम से कम बसों से एक शुरुआत हो जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से बचाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। करीब 6 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश जारी किए और राहत कार्यों को और तेजी से लागू करने की बात कही। बिहार में घर घर स्क्रीनिंग के जरिए स्वास्थ्य जांच के अभियान में भी तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम ने प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर भोजन और चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को घर पहुंचाने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात कही।
और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर वज्रपात से 6 लोगों की मौत हो गई है। जमुई में 2 युवकों की मौत हुई है। बिहार में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हुई है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिनमें जमुई से 2 युवकों की मौत और 2 लोग जो हैं वो झुलसे हैं। वहीं नालंदा की अगर बात करें तो वज्रपात से एक महिला समेत 2 की मौत हुई है। बांका के बौंसी में वज्रपात से एक युवक की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। वहीं कोरोना बंदी में राशन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए हैं। बिना कार्ड वाले गरीबों को अनाज मिलना मुश्किल हो रहा है, जिस बाबत रामविलास पासवान ने बिहार के डेटा को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो डाटा उपलब्ध कराया गया है उसे मान्य नहीं माना जा सकता है। 30 लाख परिवारों के डाटा को उन्होंने खारिज किया है। जनगणना के अनुसार 14.5 लाख परिवार ही बताए गए हैं। बिहार खाद्य उपभोक्ता मंत्री ने इस पर पलटवार किया। बिहार सरकार का डेटा पूरी तरह से सही है, ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। 2 स्तर पर ये आंकड़े जो हैं वो जुटाए गए हैं, जिसका जिक्र खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि जो बिहार सरकार ने डेटा दिया है वो सही है। बिहार सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका पत्र आपको मिला था। अलग से राशन की डिमांड की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 14.5 लाख लोग हैं, उनका नाम पहले आप भेजिए तब हम राशन देंगे। क्या मामला है? हमारी बातचीत हुई थी सुशील मोदी जी से भी, और 2 बार हमने उनसे बातचीत किया था, और उसमें हमने उनको साफ तौर से बतलाया था कि बिहार में जो होना चाहिए जितना, वो है 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ से जो लिस्ट अभी तक जो है 2016 से लेकर के अभी तक, वो 8 करोड़ क्या कहते हैं कि 57 लाख है। तो 14 लाख कमी है, जिसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो अनाज मतलब चला जाता है ऐसे ही। तो यदि हमको क्या कहते हैं कि 14 लाख का दे दे सूची, तो वो 14 लाख को हम तुरंत 2 दिन के अंदर में, आज चिट्ठी आएगा कल हम उसको कर देंगे। लेकिन उसके लिए 2 चीज है। एक तो नाम देना पड़ेगा, चूंकि पर व्यक्ति के नाम से हम इंडिविजुअल देते हैं, और दूसरा पोर्टर के ऊपर में डालना पड़ेगा। एक तरफ सरकार सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बताती है, वहीं मजदूर दिवस के दिन उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नगर निगम अंचल कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना से जंग में जो सफाई कर्मी है वो लगातार लगे हैं, लेकिन आज देखिए मजदूर दिवस के दिन जो सफाई कर्मी है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ मांग है इन मजदूरों का, हम सीधे बात करते हैं। जो मजदूर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश जी, हम उनसे एक बार बात करते हैं। नगर निगम के मजदूर इस कोविड-19 में, महामारी में जम के काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनका केयर नहीं ले रही है। इनका बीमा अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब योजना और जो पैकेज है उसके अंतर्गत 50 लाख का बीमा ऐसे लोगों को करना है। ये होम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन है, लेकिन इसका पालन यहाँ नहीं हो रहा है। प्रोत्साहन राशि नीतीश कुमार जी ने कुछ लोगों को सुरक्षा के लिए पुलिस महकमे को और स्वास्थ्य विभाग को, हम लोगों ने मांग किया कि ये जो नगर निगम के लोग हैं ये भी काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग सेवा कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के वो सेवा कर रहे हैं, नगर निगम के भी लोग कर रहे हैं, तो इनको प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं दिया जाएगा? ये भी हमारी मांग है। दैनिक मजदूरों का जो वेजेज है 3 बार न्यूनतम मजदूरी का रिवीजन हो गया, इनका उस पीरियड में अभी तक 1 बार रिवीजन नहीं हुआ है। दैनिक मजदूरों की लड़ाई पहले से चल रही है कि इनकी सेवा को नियमित करना है, वो लड़ाई हमारा है। और लॉकडाउन के दौरान जो कुछ दिशा निर्देश दिया गया सरकार के तरफ से, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और एक और बात कहते हैं, आउटसोर्स कंपनी है यहाँ, कंपनी के अंतर्गत 2000 लोग काम करते हैं। वो काम करने वाले लोगों को कभी वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है। कभी मजदूर ने बताया 4 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। जो सफाई कर्मी है, जिसे कहा जा रहा है कि कोरोना के इस जंग में सबसे अग्रिम पंक्ति में ये लोग खड़े हैं इस जंग को लड़ने में, ऐसे लोगों का ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाता है। और निश्चित तौर पर जो बातें कही जा रही है, चाहे वो इन्हें इंश्योरेंस देने की बात हो या और भी बात, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना और मौसम की मार का असर प्रदेश के किसानों पर भी पड़ा है। खेतों में किसानों
कि तैयार फसल सड़ रही है, ऊपर से गोपालगंज में पैक्स भी किसानों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। देश के अन्नदाताओं को पहले तो कोरोना बंदी के कहर ने मारा, ऊपर से मौसम भी उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। बिहार में मार्च महीने से शुरू हुई बारिश का दौर जारी है। मौसम की मार का असर गोपालगंज के किसानों पर भी पड़ा है। यहाँ के किसान भी तैयार फसल को जब तक काटने की तैयारी करते हैं, तब तक फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी तैयार फसलों को खेतों में सड़ता देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मार्च में 3 बार पानी हो गया और अप्रैल में 3-4 बार आंधी पानी, सब पत्थर भी पड़ा। गेहूं जो पहले का था अगली थोड़ा सा आगे वाला, उसका भी नुकसान हुआ, इधर पीछे वाला का भी नुकसान हो गया। एक तरफ जहां कोरोना और मौसम की मार से किसान परेशान हैं, वहीं जमुई में इस कोरोना काल में किसानों की परेशानी कुछ और है। यहाँ के पैक्स ने किसानों से अपना धान वापस ले जाने को कहा है। किसानों का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के तहत फसल को दिए गए 2 महीने हो गए, अभी तक उनके खाते में 1 पैसा नहीं आया। अब उनके धान वापस ले जाने को कहा जा रहा है। धान हम 86 बोरा दिए हैं और अभी तक हमारे खाता में पैसा नहीं आया है। डीसो साहब से बराबर संपर्क में लगातार लगा रहा है। इधर 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन डीसो साहब ऑफिस में नहीं आए। बड़ा बाबू से मिले, वो बोले केवल डीसो साहब मना किए हैं कि धान अब नहीं लेना है आपका। किसानों को हमारे देश में अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। उसके पीछे कारण ये है कि उनके द्वारा तैयार अन्न से ही लोगों का पेट भरता है। ऐसे में कोरोना और मौसम की मार से परेशान किसानों को यदि सरकार की व्यवस्था से भी परेशानी होगी, तो फिर आम लोगों को पेट भरने के लिए अन्न कौन उगाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। एक बार फिर काले हिरण का शिकार हुआ है, एक बार फिर ब्लैक बक को मारा गया है, लेकिन इस बार ये शिकार कहीं और नहीं बल्कि बिहार के रोहतास जिले में किया गया है। आरोपों के घेरे में पुलिस विभाग का एक ड्राइवर है जिसे गिरफ्तार फिलहाल किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रोहतास जिले का बघेला थाना क्षेत्र, ये इलाका गुरुवार को तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब यहाँ के पडरिया गांव में काले हिरण का शिकार कर दिया गया। ब्लैक बक को न केवल मौत के घाट उतार दिया गया बल्कि उसके सिंग को भी गायब कर दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पुलिस विभाग का ही ड्राइवर नीरज दुबे है। स्थानीय लोगों की माने तो गश्ती कर रही पुलिस टीम की गाड़ी से ही हिरण पर फायरिंग की गई, उस काले हिरण पर जो जंगल से भटककर शहरी इलाके में घुस आया था। इस मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि बघेला थानाध्यक्ष हिरण की मौत की वजह आवारा कुत्तों को बता रहे हैं जिन्होंने उसे नोचकर मार डाला। लेकिन सवाल ये भी कि काले हिरण की हत्या के बाद सिंग कैसे गायब हो गया? क्या काले हिरण के सिंग की तस्करी की गई? कुत्तों ने यदि शिकार किया तो हिरण का शरीर कैसे बच गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पुलिस क्या खुद को बचा रही है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिरण को गोली लगने की पुष्टि हुई नहीं है। वैसे भी काला हिरण दुर्लभ प्राणी की श्रेणी में आता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। ऐसे में सवाल यही कि हाई प्रोफाइल केस बनने से पुलिस क्या मामले को दबा रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 की आपसे अपील है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।